Hello guys, how are you? Let's solve some problems on modern physics. अब तक हमने जितने भी PYQs अच्छे PYQs from modern physics I have collected and now let's solve these PYQs. So बहुत ट्राई करेंगे हम जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे थे साथ में उनको लर्न करने का प्रोसेस आपको पता ही है. जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा आई विल गिव यू अ टाइम टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन. एंड जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर उसके बाद आपको आंसर देखना है, पहले आंसर नहीं देखना है. ठीक है, तो क्वेश्चन को पॉज करो एंड सॉल्व करो. क्वेश्चन गिवन है इन एन एक्सपेरिमेंट विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में हमें कमेंट करना है. ऑप्शंस गिवन है इज 1/e टाइम्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, उसको चेक करके देखते हैं. तो जब भी किसी मेटल सरफेस पे आप कोई एनर्जी इंसिडेंट करते हो तो एक एनर्जी उसमें से यूज हो जाती है जिसको वर्क फंक्शन बोला था, एंड रेडिएशन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कुछ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ. अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी है Ke तो उसको रोकने के लिए, जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको रोकने के लिए मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, है ना. एक प्लेट से निकल के दूसरी प्लेट पे जाता था वो, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कितनी एनर्जी स्टोर होगा? अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V है, जस्ट सरफेस तक, जस्ट दूसरी प्लेट तक जाते जाते मुझे उसको रोक देना है. तो इस तरह से हमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए कन्वर्ट होती हुई दिख जाती है. इनिशियली उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जैसे जैसे वो ट्रैवल करके दूसरी प्लेट तक जा रहा है द एंटायर काइनेटिक एनर्जी गेट स्टोर्ड इन दी पोटेंशियल एनर्जी. तो जस्ट ये जितना भी काइनेटिक एनर्जी है उसको हमें पोटेंशियल एनर्जी के जितना कर देना है, विच इज E टाइम्स V0. तो यहाँ से V0 की वैल्यू कितनी आ जाती है? V0 की वैल्यू आ जाती है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय E. तो देखने में पता लग रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, तो हमें डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट मिल गया है. वी आर गुड टू गो, है ना. फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट मिल गया है, वी आर गुड टू गो. बाकी भी चलो चेक करके दिखा देता हूं मैं. द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी. ऐसा नहीं होता है, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं वो बढ़ सकते हैं. ठीक है, बट उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई रिलेशन नहीं है. डिक्रीजेस विद इंक्रीज, इंटेंसिटी के साथ तो कोई रिलेशन है ही नहीं. इंटेंसिटी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई रिलेशन नहीं है. स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी है. ठीक है, वर्क फंक्शन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है एंड काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी अगर इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होगी. तो अगर इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है. ठीक है, उसके साथ फिर भी रिलेशन देख सकते हो. इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट. अब देखो, अगर मैं इंसिडेंट लाइट का, ये जो है इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ अगर मैं बढ़ा दूंगा तो उसका एनर्जी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा. वेवलेंथ बढ़ने के साथ एनर्जी कम हो जाती है. ठीक है, वेवलेंथ बढ़ने के साथ एनर्जी कम हो जाती है, तो इंसिडेंट एनर्जी कम हो जाएगी. इंसिडेंट एनर्जी कम हो जाएगी तो वर्क फंक्शन उसमें से हटा दोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कम हो जाएगी. और काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो गई तो फिर तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होना चाहिए, विच इज यहाँ पे दिया हुआ इंक्रीजेस, तो वो गलत हो गया. ठीक है, तो ओनली द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. अगेन आपके सामने पॉज द वीडियो एंड सॉल्व. क्वेश्चन है इफ प्रोटॉन ऑफ मास mp, ये mp मतलब p सफिक्स में लिखा हुआ है. ठीक है, आप mp उसको कंसीडर कर लीजिए. ठीक है, इफ प्रोटॉन ऑफ मास m has same energy as that of a photon of wavelength lambda. If the proton is moving at non-relativistic speeds, that means light का speed के comparable speed नहीं है, then the ratio of its de Broglie wavelength to the wavelength of photon will be. So दोनों wavelengths को compare कर लेते हैं हम. ठीक है, let's compare both the wavelengths. यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं photon को. photon के लिए energy का फॉर्मूला क्या है? photon के लिए energy है hc by lambda. ठीक है, अगर फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा है तो उसकी एनर्जी आ जाएगी hc बाई लैम्डा. प्रोटॉन की अगर मैं एनर्जी लिखूं तो प्रोटॉन की एनर्जी आएगी हाफ mv². ठीक है, ये आएगी उसकी एनर्जी हाफ mv². अगर मोमेंटम की टर्म में लिखूं मैं तो मोमेंटम की टर्म में क्या आ जाएगी? इसी एनर्जी को क्या लिख सकते हो? p²/2m. द सेम एनर्जी कैन बी रिटन एज p²/2m. अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो एनर्जी है एंड ये जो एनर्जी है दोनों सेम है. बोला देखो, हैज सेम एनर्जी दैट ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. सो दोनों को कंपेयर कर दो. यहां से p² by 2m
शुड बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। पी की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ रही है, यहां से मेरे पास पी की वैल्यू आ रही है 2m एच सी बाई लैम्डा एंड उसका रूट। ठीक है, इतना आ रहा है मेरे पास मोमेंटम। और क्वेश्चन क्या पूछा है, देन द रेशियो ऑफ इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज। आई थिंक डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। पी का वैल्यू तो इतना गया, तो हमें जो पूछा है वो देखो, ये क्वांटिटी पूछी है, हमें जो आंसर निकालना है वो ये निकालना है, रेशियो ऑफ इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन का वेवलेंथ निकालो, क्या आएगा, प्रोटॉन का वेवलेंथ आएगा h बाई पी। ठीक है, तो h बाई पी से डायरेक्टली, या फिर आप उसको ऐसा भी कर सकते हो, h बाई पी का यहीं से रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं h डिवाइडेड बाई पी होल थिंग डिवाइडेड बाय, मुझे निकालना है लैम्डा, ये रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट दिस रेशियो h डिवाइडेड बाय p लैम्डा। आई थिंक यहीं से मिल जाएगा मुझे रेशियो, इसी से कंपेयर कर लो। ठीक है, पी स्क्वायर को लिख दो p इंटू पी, पी स्क्वायर को लिख देते हैं p इंटू पी एंड h बाई पी लैम्डा। h डिवाइडेड बाई पी लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी, h डिवाइडेड बाई पी लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी, एक p को नीचे ले आऊं मैं, c को यहाँ पे ले आओ, ये आ जाएगी p डिवाइडेड बाय 2mc, इतना आ जाएगा। देखो p स्क्वायर है, p इंटू पी, एक p को नीचे ले आओ, h डिवाइडेड बाई पी लैम्डा बिकम्स, c को यहाँ पे ले आओ, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, जो हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2mc, मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2mc। मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दो, ये रहा, तो ये आंसर आ रहा है रूट 2m hc डिवाइडेड बाय p बाई 2mc, रूट 2m hc डिवाइडेड बाय लैम्डा और 2mc यहीं पे है, तो 4mc स्क्वायर आ जाएगा। लैम्डा को तो मुझे रिप्लेस करना ही था। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को, लैम्डा को तो मुझे रिप्लेस करना ही था। थोड़ा इसको रब कर देता हूं मैं, वी डोंट नीड दिस वैल्यू एज ऑफ नाउ, वी हैव टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। इन दोनों को साथ में पुट करके सॉल्व करके देखते हैं। अभी पहले इसका लिख दिया मैंने मोमेंटम मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया, पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m जो है वो इसकी एनर्जी के जितना है, दैट इज hc बाई लैम्डा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ फोटोन, प्रोटॉन एंड फोटोन। सो प्रोटॉन का वेवलेंथ आएगा h बाई पी, मोमेंट वेवलेंथ ये आता है, मोमेंटम निकालोगे तो मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यहीं से आ जाता है h बाई पी, कैलकुलेट करने पे ये आ रहा है h बाई पी लैम्डा, और इस पूरी वैल्यू को मुझे रिप्लेस करना है, पी स्क्वायर बाई 2m, p इंटू पी, एक p को नीचे लेके आओ, c को नीचे लेके आओ, h बाई पी लैम्डा इज इक्वल टू p बाई 2mc। इतना मेरे पास आंसर आ रहा है, दिस इज p डिवाइडेड बाय 2mc, p डिवाइडेड बाय 2mc। ठीक है, तो अभी जो आंसर है था वो भी करेक्ट आंसर था, बट उसमें क्या है, उसमें हमें एनर्जी नहीं दी हुई थी, वो हमने लैम्डा के टर्म्स में निकाल दिया था रेशियो। अब मुझे E के टर्म्स में निकालना है, E यहाँ पे है एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे जो E दिया हुआ ना, दिस इज दी एनर्जी, ये रहा। ठीक है, जो E दिया हुआ है वो एनर्जी के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। तो मोमेंटम को लिख सकते हैं आप, मोमेंटम देख लो यहाँ पे आ गया, मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट 2me, ये आ गया मोमेंटम का वैल्यू, ये आ गया आपके पास मोमेंटम का वैल्यू डिवाइडेड बाय 2mc। कैलकुलेट कर लीजिए, एज यू विल कैलकुलेट यू विल गेट द आंसर एज, ये 2 आ जाएगा नीचे, रूट में लिखोगे तो 2 आ जाएगा नीचे, एंड m भी आ जाएगा नीचे, एंड E ऊपर ही रह जाएगा, और C कहाँ पे आएगा, C भी आ जाएगा, C तो बाहर ही है। ठीक है, C तो रूट के बाहर ही है, तो 1/c ये रहा, 1/c ये रहा, रूट 2 नीचे बचेगा, रूट m नीचे बचेगा, तो फिर रूट E डिवाइडेड बाय 2m। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/c रूट में E डिवाइडेड बाय 2m। सो दिस विल बी योर आंसर। इस तरह से हम आंसर को मैच करा सकते हैं यहाँ से। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ किलोग्राम इज मूविंग विद दिस मच वेलोसिटी।
अंडर द मैटर वेव कंसिडरेशन पार्टिकल विल बिहेव क्लोजली लाइक विच ऑफ दीज रेज। तो सबसे पहला काम तो देखो हमें करना क्या, हमें लैम्डा निकालना है। अगर मुझे वेवलेंथ मिल गया देन वेवलेंथ तो मुझे अलग अलग पार्टिकल्स की पता है इसकी वेवलेंथ कितनी होती है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, तो क्या मुझे यहां से मोमेंटम मिल जाएगा। h की वैल्यू दे रखी है 6.63 10 पावर -34 डिवाइडेड बाय मोमेंटम। मोमेंटम इज गोइंग टू बी मास इनटू वेलोसिटी। मास दे रखा है 10 पावर -30 एंड वेलोसिटी दे रखा है 2.21 इंटू 10 पावर 6। कैलकुलेट करने पे आई थिंक ये इससे कट हो रहा है 3 एंड 10 पावर -30 ऊपर लेके जाऊंगा 10 पावर +30, तो यहाँ पे बचेगा 10 पावर -4, ये ऊपर जाएगा 10 पावर -6, 3 इंटू 10 पावर -10 मीटर्स। इस रेंज का मिल रहा है। अभी जो रेंज है देखो काफी कम रेंज है ये। अगर मैं विजिबल लाइट की बात करूं तो विजिबल लाइट आपको मिल जाती है 500 नैनोमीटर के आसपास, है ना, या फिर आप उसको 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास भी बोल सकते हो, या 0.5 माइक्रोमीटर के आसपास भी बोल सकते हो, तो वो काफी कम है। उसके बाद अगर मैं अल्ट्रा वायलेट पे आऊं तो उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी और कम हो जाती है, और ये वाली वेवलेंथ तो काफी कम है। विजुअल तो बिल्कुल नहीं है, इंफ्रारेड भी नहीं है। गामा रेज की रेंज आती है 10 की पावर -12 मीटर्स की रेंज में, तो और भी कम होती है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर एक्सरे। ये एक्सरेज की रेंज में आ रही है, ठीक है। दिस इज इन द रेंज ऑफ एक्सरेज। दिस इज इन द रेंज ऑफ एक्सरेज। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। वीडियो पॉज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन दिस मच। अब देखो यहां से देखो, ये मान लो जो भी वो सरफेस थी, इस सरफेस पे हमने एनर्जी इंसिडेंट करी, उसमें से कुछ वर्क फंक्शन में यूज हो गई एंड बाकी जो एनर्जी निकली वो काइनेटिक एनर्जी निकल गई मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की। जितना काइनेटिक एनर्जी है उसको किससे कंपेयर कर लेंगे हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर V0 है तो E V0 से उसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इंसिडेंट एनर्जी शुड बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी किसके जितनी आ गई है, E V0 के जितनी आ गई है। ये आ गया है hc बाई लैम्डा शुड बी इक्वल टू वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2.13, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, प्लस E टाइम्स V0, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। hc बाई लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। hc का वैल्यू दे रखा है 1240, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा, वेवलेंथ दे रखा है हमारे पास 300 नैनोमीटर, 300 दिस इज गिवन इन नैनोमीटर, ये नैनोमीटर कैंसिल, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचता है, ये इससे कैंसिल। 3 से अगर मैं उसको कट करूंगा तो आंसर आएगा 4.3, 10 से डिवाइड कर दो 4.13, ठीक है। एक बार 1 भी जाएगा, फिर 4.13 से ये कट हो जाएगा, 3 फिर 1 फिर हर बार 3 आता जाएगा, 4.13। सो दिस शुड बी इक्वल टू 2.13 प्लस EV0। आंसर निकाल दो। 4.13 में से 2.13 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 2। सो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी इक्वल टू E टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहां से V0 की वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट। सो 2 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास होना चाहिए। सो दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो द प्रॉब्लम इज स्टेटमेंट 1 गिवन है, द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखना, एक मेटल है M1, दूसरा मेटल है M2। इसके लिए अगर मैं ध्यान से देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 कब है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है वो, इसको नाम दे देते हैं लेट्स से F1, इसको नाम दे देते हैं F2, इसको आप F01 एंड F02 भी बोल सकते हो। F0 है आपका फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर जस्ट ना दैट इज योर मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, सॉरी दैट इज योर
मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर विच इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो डेफिनेटली इजेक्ट कर ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, अब ध्यान से देखो क्या दे रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर, फ्रीक्वेंसी को आप न्यू भी लिख सकते हो, एफ भी लिख सकते हो ना, तो कोई इश्यू नहीं है। ऑफ टू फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स द स्लोप गिव्स वैल्यू ऑफ वेयर प्लैंक्स कांस्टेंट E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें यहाँ पे ये वैल्यू मिसिंग है, वेयर स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ H बाई E। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से है। ठीक है, तो देखो वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है एंड ये देखो ये क्या मिला हुआ है मुझे, ये मुझे मिला हुआ है क्रिटिकल जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, वो मिली हुई है हमारे पास। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू। स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी है E, वर्क फंक्शन है फाई एंड काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की दिस मच, तो दिस इज योर रिलेशन। अब दोनों को कंपेयर कर लो, इसको लिख सकते हो H इंटू फ्रीक्वेंसी शुड बी H इंटू एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब कंपेयर करके देख लो, अगर मैं इसी फंक्शन को E से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा H बाई ई इंटू एफ माइनस H बाई ई इंटू एफ नॉट शुड बी इक्वल टू V नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल में एंड फ्रीक्वेंसी में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा देन H बाई ई इज गोइंग टू बी द स्लोप। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है। अब देखते हैं स्टेटमेंट टू के बारे में। स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ H बाई V, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट फ्रॉम आवर साइड। सेकंड दिया हुआ है M2 will emit photoelectrons of greater kinetic energy for incident radiation having same frequency। अब ध्यान से देखना इन दोनों के लिए एफ नॉट की वैल्यू किसकी ज्यादा है, एफ नॉट की वैल्यू M2 के लिए ज्यादा है, तो एफ नॉट की वैल्यू M2 के लिए ज्यादा है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है एनर्जी फॉर इंसिडेंट रेडिएशन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सेम है विच इज दिस, तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट कर दी गई है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो जितना ज्यादा एफ नॉट का वैल्यू होगा ये डिफरेंस उतना ही कम आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस कम आएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम आएगा। तो एफ नॉट की वैल्यू ज्यादा है तो जो वैल्यू मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, लेट्स से ये जो वैल्यू है ये है 6, ये वैल्यू है ये है 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। अगर मुझे इसको तो कांस्टेंट ही रखना है और अगर इसको मैं बढ़ा के 3 कर दूं तो क्या कंडीशन आ जाएगी, अगर इसको मैं 3 कर दूं तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, तो एफ नॉट की वैल्यू बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो रहा है, एफ नॉट की वैल्यू बढ़ाने पे, ठीक है, एफ नॉट की वैल्यू बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो रहा है। तो M2 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें कम मिलेगा। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है दैट मींस जो काइनेटिक एनर्जी निकली थी वो भी कम ही है। ठीक है, सो M2 विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, वो स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप इसको EV नॉट नहीं लिखना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, ये काइनेटिक एनर्जी है ना, ये वर्क फंक्शन है। अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, इंसिडेंट एनर्जी सेम है, अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम मिलेगी। वर्क फंक्शन इसके लिए ज्यादा है, 2 के लिए वर्क फंक्शन ज्यादा है तो 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो M2 विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो 1 करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होके मिल जाएगा। ठीक है, आइडिया क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन दिया गया हुआ है फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ई मैक्स लिखा हुआ है,
ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है एंड ये फ्रीक्वेंसी है। द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स, ये हमें निकालना है। तो देखो सेम इसी रिलेशन से मिल जाएगा हमें, तो यही वाला रिलेशन फिर से निकाल लेते हैं, इसी रिलेशन से मिल जाएगा। ग्राफ किसमें किसमें बनाना है हमें, काइनेटिक एनर्जी में एंड फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाना है। ध्यान से देख लो भी, इसको देखो, ये है काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, एच एफ शुड बी इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी में और फ्रीक्वेंसी में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा, योर काइनेटिक एनर्जी इज माइनस एच एफ नॉट। ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ हो गया है। ये आ गया है y, ये आ गया है m, ये आ गया है x, और ये जो पूरा टर्म है ये आ गया है c। ठीक है, c मतलब ऐसा कांस्टेंट, एज अ जस्ट अ कांस्टेंट। इस तरह से आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो बताओ क्या क्या देगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, ये जो ग्राफ मुझे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप क्या देगा, उसका स्लोप से मुझे प्लैंक कांस्टेंट मिल जाएगा। इसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा, tan थीटा निकालूंगा, स्लोप से मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट मिल जाएगा, दैट गिव्स मी प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व योरसेल्फ। क्वेश्चन दिया हुआ है, द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द सेम एज दैट ऑफ अ फोटोन। तो हमें वेवलेंथ सेम करनी है उनकी। इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 25% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, then the ratio of kinetic energy of electron and kinetic energy of photon will be। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आज हमने स्टार्टिंग में भी कर लिया है ना, जहां पे हमने मोमेंटम को और एनर्जी को अलग अलग सिस्टम के लिए कंपेयर किया था। सेम क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, काफी सिमिलर है। देखो लेट्स सी दी अप्रोच। सबसे पहले तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं जहां पे क्या सेम दिया हुआ है, द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज योर फोटोन। फोटोन के लिए लैम्डा यूज कर लेता हूं, इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा डैश यूज कर लेता हूं। ऑलराइट, लैम्डा डैश बोल दिया, फिर लैम्डा ई भी यूज कर सकते हो। एनीवे, क्वेश्चन में दे रखा है दोनों सेम है, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए और ये दोनों सेम है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 25% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो c/4 इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो दे रखा है c/4, द वेलोसिटी इज गिवन c/4। देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी का मुझे रिलेशन निकालना है। तो पहले तो लेट्स फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं मैं तो उसको दो तरीके से लिख सकते हो आप, हाफ mv² लिख दो या फिर p²/2m लिख दो, कोई भी एक तरीका चलेगा। आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम से लिख सकते हैं, तो कोई भी एक तरीका चलेगा। हाफ mv² कर लेते हैं, चलो हाफ mv² विच इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू मास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का है, वेलोसिटी का स्क्वायर विच विल बी c²/16। ठीक है, ये आ जाएगा। तो mc²/32 ये आ गया काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का। काइनेटिक एनर्जी फोटोन का कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी फोटोन जब मैं कैलकुलेट करूंगा ये मुझे मिल जाएगा hc/λ। फोटोन के लिए काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ। इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये देखो दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू kinetic energy of electron divided by kinetic energy of photon. The ratio calculated will be equal to mc²/32 whole thing divided by hc/λ। देख लो क्या क्या बच रहा है यहाँ पे मेरे पास एक तो c कैंसिल हो रहा है, this c gets cancelled, I will get mc/λ divided by 32h। अभी देखो दोनों के लिए लैम्डा डैश की वैल्यू सेम है। यहां से अगर मैं लैम्डा डैश निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू मोमेंटम लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू h/p। यही तो था, लैम्डा इज h/p, मोमेंटम इज h/λ। तो लैम्डा डैश की वैल्यू आ जाएगी h डिवाइडेड बाय p शुड बी इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू
ये तो हमें पता ही होता है कितनी होती है फोटोन के लिए लैम्डा। तो मोमेंटम फोटोन के लिए कैसे लिखते हो? फोटोन के लिए मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन के लिए मोमेंटम। बाकी चीजों के लिए लिखते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी। यहां पे क्या आता है? मोमेंटम। हाउ डू यू फाइंड आउट द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन? मोमेंटम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहां से हमें डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी? लैम्डा को लैम्डा ही रहने दो। अभी लैम्डा को तो मैं रिप्लेस कर दूंगा और ये देखो क्या मिल रहा है मुझे, m इंटू, ध्यान से देखना इसको, ये वाली जो वैल्यू मुझे मिली है, ये वाली वैल्यू m इंटू सी। इसको 32 को फिर से ब्रेक करके लिख रहा हूं मैं, 32 को ब्रेक करके लिख दो। 32 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 4, 8 इंटू 4। अब ये बताओ मुझे क्या मिल रहा है? m इंटू सी बाई 4, ये क्या है? मास टाइम सी बाई 4। ये है मोमेंटम किसका? ये है मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का। ये होता है मोमेंटम। अगर मैं मोमेंटम निकालूं यहाँ पे पी डैश की वैल्यू कितनी आएगी? मोमेंटम पी डैश है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, विल बी मास टाइम्स वेलोसिटी। वेलोसिटी है सी बाई 4। तो m इंटू सी बाई 4, m इंटू सी बाई 4 कैन बी रिटन एज पी डैश इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 8 इंटू एच। और ये वैल्यू बताओ जरा किसकी आ रही है? पी डैश इंटू लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? पी डैश इंटू लैम्डा की जो वैल्यू दे रखी है वो एच के बराबर दे रखी है। तो पी डैश इंटू लैम्डा एच से एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, दोनों को कैंसिल कर दीजिए। पी डैश इंटू लैम्डा एच से एज इट इज कैंसिल हो गया, पी डैश इंटू लैम्डा एच से एज इट इज कैंसिल हो गया। तो आंसर आ रहा है मेरे पास 1/8। सो दिस शुड बी द रेशियो, दिस शुड बी योर रेशियो फॉर kinetic energy of electron to kinetic energy of photon. ऑलराइट, तो क्वेश्चन इसी तरह से करते रहिएगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट अब्जॉर्ब्स अ लाइट पल्स ऑफ पावर 20 मेगावाट, ड्यूरेशन 300 नैनोसेकेंड। Assuming the speed of light is this, the momentum of object becomes equal to what? अब देखो, ध्यान से देखो, पावर की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो पावर आ जाता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी गिवन पर यूनिट टाइम इज योर पावर। अगर उसने पावर अब्सॉर्ब करी है दैट मीन्स उसने एनर्जी को अब्सॉर्ब किया है। चलो देख लो कितना एनर्जी अब्सॉर्ब किया है। पावर दे रखा है 20 मिलीवॉट, सो 20 मिलीवॉट, मिलीवॉट इज 10 की पावर -3, ये दे रखा है पावर, शुड बी इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है 300 नैनो सेकेंड्स, 300 नैनो सेकेंड्स। एनर्जी निकाल दीजिए कितनी आ रही है? एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 इंटू 2 है 6 मल्टीप्लाइड बाय, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 पावर -7, यहाँ पे आएगा 10 पावर -7 -10 -9, इतना जूल एनर्जी उसने अब्सॉर्ब किया हुआ है। नेक्स्ट, अज्यूमिंग द लाइट स्पीड इज दिस, फाइंड द मोमेंटम, फाइंड द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो मोमेंटम को कैसे कंपेयर कर सकते हो आप? अगर लाइट पल्स की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी और मोमेंटम को देखो ऐसे लिखते हैं। अगर एनर्जी है एच सी बाई लैम्डा तो मोमेंटम होता है एच बाई लैम्डा, ठीक है। लाइट पल्स की अगर हम बात करें तो एनर्जी है एच सी बाई लैम्डा एंड मोमेंटम है एच बाई लैम्डा। तो यहां से अगर मैं एनर्जी को और मोमेंटम को रिलेट करूं तो देखो एच बाई लैम्डा की जगह तो एनर्जी को आप ये लिख सकते हो, एनर्जी कितनी है? मोमेंटम टाइम्स सी, ये पी पावर के लिए है, ठीक है, दिस इज फॉर पावर, एंड ये वाला पी हमारा मोमेंटम के लिए है। अब जो जितनी वैल्यूज दे रखी है उन सबको कैलकुलेट वैल्यूज को पुट कर दो। एनर्जी दे रखा है 6 इंटू 10 पावर -9 शुड बी इक्वल टू, मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है, ये रहा मोमेंटम, एंड लाइट का स्पीड कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 पावर 8, 3 इंटू 10 पावर 8, यहां से हमें मोमेंटम मिल जाएगा। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 2, एंड यहां से इसको डिवाइड कर दो
10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 8, उसको ऊपर लेके जाओगे 10 की पावर -8, 9 + 8 आ जाएगा 17, 10 पावर -17। सो 2 into 10 पावर -17 is your momentum. 2 into 10 पावर -17 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज योर मोमेंटम। इतना मोमेंटम हमें वहां से ऑब्जर्व करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है।